जागो परिवार के किस्से संदर्भ ठाकुरबाड़ी। यूं तो हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे घराने हुए हैं, कई ऐसी शख्सियतें हुई हैं जिनका जिक्र हमें अक्सर मिलता है, लेकिन जो ठाकुरबाड़ी है उसमें अनिमेष जी ने कोशिश की है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके परिवार, उनके कामों के इर्द गिर्द सामाजिक भावनाएं जो थी, सामाजिक सेवाएं जो थी, उनके कुटुंब का जो पूरा का पूरा ताना बाना था उसको लाने की कोशिश की है। तो एक सवाल उठता है कि क्यों एक खास शख्सियत के परिवार को या कुटुंब को अपनी एक कहानी का पूरा विषय बना लिया जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं रचनाकार की कोई ना कोई वजह रही होगी। तो इस पर हम बात करेंगे। हम इस पर बातचीत के लिए चले, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहती हूँ डॉक्टर संध्या सिन्हा जी से। डॉक्टर संध्या सिन्हा मैम से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप आएँ। डॉक्टर अनिमेष मुखर्जी का हम यहाँ इस मंच पर सम्मान कर रहे हैं। हम तकरीबन अपने आखिरी सत्र में हैं और इसके बाद जो आज का हमारा आखिरी सत्र होगा वो बहुत संगीतमय होने वाला है और बहुत आप सबको बांधे रखने वाला होगा। इसलिए मेरा निवेदन, कृपया यहीं बने रहिएगा। डॉक्टर संध्या सिन्हा जी, ये जोहार गमछा, झारखंडी गमछा, जो कि हमारे झारखंड की पहचान, ये सम्मान आपका और धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और अपने विशिष्ट विचारों के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं, आपका आभार। विनीता पांडे मैम जो कि शिक्षिका हैं, मैं निवेदन करती हूँ विनीता पांडे मैम से कि आप आएंगी। श्री सात्विक व्यास सर, विनीता पांडे मैम, मेरा रिक्वेस्ट होगा श्री सात्विक व्यास सर को। मैं एक बार पुनः डॉक्टर सर, हाँ विनीता पांडे मैम आ रही हैं। डॉक्टर श्री सात्विक व्यास सर को ये हम सम्मान की भावनाएं। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ज़्यादातर साहित्यिक मंचों पर सात्विक सर हमें मिलते हैं अपने विचारों के साथ। इनकी कविताएं अक्सर आती रहती हैं हमारे बीच किसी न किसी माध्यम से, और तब लगता है कि एक वन पदाधिकारी किस तरह से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जगह ढूंढ लेता है, शब्दों का चयन कर लेता है और फिर बहुत अच्छे से आता है। तो आइए हम इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें। मैं एक संक्षिप्त सा परिचय रखना चाहती हूँ श्री अनिमेष मुखर्जी का। उत्तर प्रदेश के फरखुराबाद में जन्मे अनिमेष फिलहाल मुंबई में रहते हैं और बड़ी टेक कंपनियों के कंटेंट को हिंदी और भारत के अनुरूप बनाने का काम आप लगातार कर रहे हैं। भोजन का इतिहास, सिनेमा और टेक्नोलॉजी पर पढ़ना आप पसंद करते हैं और इसी से संबंधित आप लिखना भी पसंद करते हैं। MBA की पढ़ाई के बाद अचानक साहित्य की ओर आपका रुझान हो जाता है। मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री मलेथा अनक्रश्ड का निर्माण आपने किया। गुरुदेव के कुटुंब की कथा ठाकुरबाड़ी को अत्यंत लोकप्रियता मिली है और आज इसी के विभिन्न आयामों पर हम बातचीत करेंगे। और आपसे बातचीत के लिए हमारे बीच पेशे से भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी सात्विक व्यास सर बैठे हुए हैं। लिखने पढ़ने के शौकीन और कविताएं, जैसा मैंने कहा, कविताएं इनकी अक्सर आती रहती हैं और दिल को छू लेने वाली बड़ी सरल और बहुत सच्ची कविताएं होती हैं सात्विक सर की। दुमका में अपने कार्यकाल के दौरान जो युवा पीढ़ी है उसमें पठन पाठन को बढ़ाने के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है और अक्सर आप वो लोगों को, बच्चों को बुलाते थे कहीं ना कहीं और बच्चों को पढ़ने की एक प्रक्रिया उनके अंदर डालते थे और आज उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। चर्चा का ये अंतिम सत्र है और सात्विक सर आपके पास अब ये माइक्रोफोन। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। सभी बच्चों को सबसे पहले उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे बैठा रहता था और यहाँ पर लोग बोलते रहते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। पर आज इस सत्र में आप जो सुनकर जाएंगे, आप अपनी पीढ़ियाँ बदल सकते हैं, इसका मैं वादा करता हूँ। अब आते हैं अनिमेष जी पर। अनिमेष जी की एक ये किताब है ठाकुरबाड़ी, सब देख पा रहे हैं, पीछे वाले बच्चे भी। हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है, लेकिन उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी का उनको रविन्द्रनाथ टैगोर बनाने में क्या योगदान था, हम उसके विषय में नहीं जानते। बहुत सारे लोग, जब मैंने ये किताब पहली बार पढ़ी तब मुझे पता चला कि ये रिवॉल्यूशन, ये क्रांति की जो भावना टैगोर समुदाय में है वो कहाँ से आ रही है। उसका बीज ना उनके पिता ने रखा है, ना उनके दादा ने रखा है।
तो रहीमदास जी का एक दोहा है कि रहीमन देख बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवेश हुई कहाँ करे तरवार। तो सिर्फ टैगोर जी को देख के आप ये मत सोचिए कि सब कुछ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनके पहले और उनके बाद और उनके समकालीन ऐसे व्यक्ति हुए, उनके परिवार में ऐसी महिलाएं हुई, जितना दमखम उस समाज के पुरुषों में नहीं था, उससे ज़्यादा दमखम उस समाज की उनके घर से आने वाली स्त्रियों में था। ऐसे परिवार की कहानी लिखने वाले अनिमेष जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो अनिमेष जी, सबसे पहले ये जो किताब का नाम है ठाकुरबाड़ी, इसी पर बात करते हैं। क्या है ठाकुरबाड़ी? ठाकुर, अगर बांग्ला में बात करेंगे तो जो ओरिजिनल जो सरनेम इस्तेमाल करते थे इनका पूरा परिवार, वो ठाकुर सरनेम इस्तेमाल करते थे। ठाकुर का मतलब बांग्ला में ठाकुर मशाई मतलब पंडित जी। तो कुछ कारणों से मतलब वो किताब में है कि उनको जाति से बाहर कर दिया गया, बाकी ब्राह्मणों से अलग कर दिया गया, तो वो अपनी पहचान छिपाने के लिए ठाकुर मशाई उनको बोला जाए, इसीलिए ठाकुर करते थे। अंग्रेज़ों के संपर्क में आए, अंग्रेज़ ठाकुर को टैगोर बोलने लगे, तो धीरे धीरे वो टैगोर हो गए। तो बांग्ला में बहुत सारे लोग अभी भी, जैसे बांग्ला में अगर आप रविंद्रनाथ नहीं बोलते हैं, आप रोबी ठाकुर बोलते हैं अब भी, तो उनका जो परिवार है जो जोड़ा साको में जो है वो ठाकुर बाड़ी, मतलब बाड़ी मतलब घर, तो उनका जो घर है ठाकुर बाड़ी। तो जैसा कि उस समय जब आपको समुदाय से अलग कर दिया गया, वो परिवार ऐसा नाम बनाता है, ऐसे बच्चे पैदा करता है जो पूरे भारत का नक्शा समय के साथ बदलेंगे। सबसे पहले जब बात आती है ठाकुरबाड़ी की और उसके सबसे मुख्य सदस्य जो इसके विषय में हम लोग जानते हैं, जिसके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो इनके परिवार का इनको बनाने में क्या योगदान रहा? रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर पूरा परिवार, मतलब आप लोग रांची में भी लोग जैसे कहते हैं टैगोर हिल है, तो टैगोर हिल वो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं है, वो उनके बड़े भाई भाभी के बारे में है। वो वहाँ रहते थे, जो भारत के पहले आईसीएस थे। अभी आपको लगता है यूपीएससी निकालना बहुत मुश्किल है, उस समय पर यूपीएससी निकालना इससे कई मतलब लगभग असंभव था। अगर आप उसका सिलेबस पढ़ेंगे, सारी जानकारी पढ़ेंगे कि उसमें क्या एग्ज़ाम होता था वहाँ पर जो सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए, तो और एज लिमिट 23 साल थी। अभी आप 32-33 साल में भी लोग कहते हैं कि चांस कम मिलते हैं, तब 23 साल अधिकतम से उम्र की सीमा थी भारतीय लोगों के लिए, तो उनका अपना बड़ा योगदान है। इस तरह से कई और लोग हैं। एक चीज़ जो होती क्या है, जैसे कुछ देर पहले जो सेशन चल रहा था उस पर बड़ी बात हुई न्यूज़ को लेके, जानकारी को लेके। हम लोग जानकारी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए हैं। हमारा समाज जो है वो हम इंफॉर्मेशन डस्टबिन बनते जा रहे हैं, और हमने दुनिया भर की जानकारियां हैं कि फलाना हीरो है, उसकी अगली फिल्म अब वो नहीं कर रहा है। इस जानकारी का अगर आप इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। आप रोज़ दिन में 10 बार वो जानकारी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। और जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी हमने एक जानकारी में बदल दिया। कोई 1 नंबर की जानकारी है, कोई 2 नंबर की जानकारी है। तो अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की ही कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, चित्तो जेड़ा भय शून्य। टीचर डंडा लेके, हम लोग के समय में मतलब सिलेबस में थी, डंडा लेके खड़ा है, ये याद किया या नहीं किया, और बच्चा डर डर के बोल रहा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इस तरह की आयरनी है। तो मुझे लगा कि उसके पीछे के लोग कौन थे। यहाँ से कहानी शुरू हुई कि उनके बारे में पढ़ते पढ़ते, कोविड का समय था, बहुत वो लगा कि थोड़ा कुछ पढ़ा जाए, और कोई काम नहीं था। तो पढ़ते पढ़ते सबसे पहले मैंने ज्ञानदानंद जी के बारे में पढ़ा, उनका जीवन पढ़ा, फिर और किसी का पढ़ा, फिर और किसी का पढ़ा। धीरे धीरे लगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर बनाने में उनके परिवार का ज़्यादा बड़ा योगदान है, क्योंकि उनको नोबेल मिला, क्योंकि उनको एक विश्व कवि के रूप में मान्यता मिली, तो उनको मान लिया गया। और हमारे यहाँ एक समस्या है कि अगर विदेशी किसी चीज़ को अच्छा बता दें तो हम मान लेते हैं वो अच्छी, और उसके बाद बाकी सबको भूल जाते हैं। तो वही इस परिवार के साथ में हुआ कि उनको जो बनाने वाले लोग, ऐसा नहीं था कि वो उनसे कमतर थे, उनका योगदान कई जगहों पर उनसे बड़ा है अपने अपने विषय में, उनको लोग भूल गए। तो
इस सारी जानकारी को एक जगह जमा किया जाए और एक दिलचस्प कहानी के तौर पे या किस्से के तौर पे सुनाया जाए, वो जानकारी ना रहे, आप उसके पीछे का मतलब समझ सकें। जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, इसी किताब में एक जगह जिक्र किया है अनिमेश जी ने कि ठाकुर साहब की बहन है और वो 18 साल में शायद नॉवेल लिखती हैं पहला। बांग्ला में उस समय उपन्यास महिला के लिए, एक बेटी के लिए लिखना 18 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात थी। अनुशीलन समिति, जिसको हम लोग बंगाल में जब रिवॉल्यूशन चल रहा है, 1900 का दौर है, पहली महिला जो खड़ी होती है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, नाम से मत जाइए कि पहली मतलब एकदम पहली होगी, दूसरी तीसरी चौथी, पर वो महिला जो बोलती है कि नहीं मेरे को ये गलत लग रहा है, मैं इसका ऐसे विरोध करती हूँ, वो टैगोर फैमिली से आती थी। तो महिलाओं के लिए इस परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण स्पेस क्रिएट किया। मतलब महिलाओं ने स्पेस क्रिएट किया जिसमें पुरुषों ने अपने क्रेडिट कर अपना वो ले लिए, हासिल कर लिए। स्पेस महिलाओं ने बनाया। सबसे पहला भारत में मुकदमा हुआ था कि पति मर गया है, पत्नी को संपत्ति मतलब उस में हक मिलना चाहिए, बच्चों को हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में उस समय गए थे, 1700 कुछ की बात है, अंग्रेज़ों के समय की। वो इनके परिवार की एक महिला थी रामप्रिया, उन्होंने किया। बहुत सारे उसके बाद पहला ग्रेजुएशन जो गोल्ड मेडल जीता, पहली नौकरी उसके बाद परिवार से, इनके परिवार से महिला ने की। खादी जो गांधी जी की एक बड़ी समस्याएं थी, महिलाएं खादी को नहीं अपना रही थी। इवन कस्तूरबा गांधी भी नहीं अपना रही थी क्योंकि रंग बिरंगी साड़ियाँ या वैसा कुछ फैशन नहीं मिल रहा था। वो इनके परिवार में सरला देवी थी, उन्होंने शुरू किया। तो महिलाओं ने स्पेस क्रिएट किया। अभी बात हो रही थी आज सुबह कि बाल साहित्य लिखा जाना चाहिए, तो ज्ञानानंदनी का ने ज़बरदस्ती रविन्द्रनाथ टैगोर से बाल साहित्य लिखवाया कि आपके जैसे लेखक को बच्चों के लिए लिखना पड़ेगा। तो वो सारी जगहें इन लोगों ने बनाई। उनके परिवार के ही एक ज्योतिन्द्रनाथ, जिनका टैगोर हिल में जिनका घर था रांची में, वो लिखते हैं कि भाभी क्रांति लेकर आई। उनके चक्कर में पहले बग्घियों से दरवाजे हटे, फिर पर्दे हटे, फिर खिड़कियां हटी, फिर वो खुली बग्घियां होने लगी। तो वो बहुत ज़्यादा, अगर आप इसी पे पढ़ना चाहें, मतलब कई सारे बच्चे रिसर्च करना चाहें, ये अपने आप में रिसर्च का एक विषय है। जैसा कि बग्घी पर बताया, तो अगर महिलाएं स्नान करने जाती थी किसी कुलीन घर की, तो वो बग्घी में बैठी रहती थी, चारों तरफ से पर्दे रहते थे, और जो उनको लेके जा रहे होते थे वो डुबकी लगाते थे, साथ साथ वो बग्घी नीचे जाती थी, महिला उसी में बैठी रहती थी, और उसके बाद वो कंधे पे निकाल लेते थे। इस तरह आपका गंगा स्नान हो जाता था, आपके पाप धुलते थे। वहाँ से लेकर इनके परिवार की महिला वेस्टर्न ड्रेस पहन के घोड़ा चलाती है, और बंगाल की सड़कों में इससे बड़ा विद्रोह उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। क्या अनिमेश जी? हाँ, मतलब वहाँ से अगर आप शुरू करें, फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो देविका रानी हैं, फिर शर्मिला टैगोर हैं। तो हर तरह से कहानी, मतलब मीना कुमारी को लेकर भी एक कहानी है कि वो बहुत रिमोटली इस परिवार से किसी तरह से संबंधित हैं। महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा है उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो दादू हैं, वो हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतनी दौलत है, और वो दौलत उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ बिजनेस करके कमाई है, और उनका बहुत नाम है, बहुत रुतबा है। उनके कई किस्से, रोचक किस्से इस किताब में हैं, तो उसी में से कुछ किस्से अगर अनिमेश जी आप सुनाते हैं। उनके मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दादा थे, उनका अगर आप लोग कभी कलकत्ता जाएं तो स्टेट बैंक का म्यूज़ियम है, वहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई गई है। वो इतने बड़े कस्टमर थे स्टेट बैंक के, स्टेट बैंक ने अभी उनकी मूर्ति लगा के रखी है। और कहते हैं ना कि स्टाइल होता है एक इंसान का, एटीट्यूड या स्वैग जिसको बोलते हैं इंटरनेट की भाषा में, वो दिखाने का। तो एक कार्यक्रम हुआ जहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा और सबको बुलाया गया। महारानी विक्टोरिया के उसमें एक सम्मान में कोई कार्यक्रम हुआ। द्वारकानाथ उनका नाम था। तो द्वारकानाथ टैगोर सिंपल धोती कुर्ता पहन के गए, लेकिन वो जो जूते पहन के गए थे, उन जूतों में हीरे लगे हुए थे, और उन्होंने गेट के बाहर वो जूते उतार दिए, जैसे आप चप्पल, नॉर्मल चप्पल उतारते हैं, और अंदर चले गए
कि आप दुनिया भर के गहने जो अपने ऊपर ऐसे संभाल के और पहन के आए, मैं उनको गेट पे छोड़ के अंदर जा रहा हूँ, मैं इतना आपसे ज़्यादा स्टाइलिश, पैसे वाला सब कुछ हूँ। तो ये एक किस्सा है उनके पर द्वारकानाथ का। ये उस समय के लिए वाक्य था कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसको हीरे की इतनी तौहीन है, जो चप्पल में हीरा लगा के चलता है और छोड़ देता है। और उनके और भी बहुत किस्से हैं कि एक बार किसी ब्रिटिशर कोई आया कि हमको पार्टी चाहिए, आपने पार्टी नहीं दिया, आपका इतना मुनाफा हुआ। वो व्यक्ति ने कलकत्ता के सारे अंग्रेज़ों को बुला लिया कि आइए मेरे घर में खाना पीना कीजिए। लेकिन इसी से दूसरे बिंदु पर है उनकी पत्नी। और एक दिन उनकी पत्नी देखती हैं कि हमारे पतिदेव मांस मच्छी और दारू वगैरह खा रहे हैं, और उसके बाद वो आकर घर में एक नए तरह का विद्रोह करती हैं। उसके विषय में बताइए। तो द्वारकानाथ टैगोर पारंपरिक रूप से इनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण था, तो मांस मछली मदिरा ये सब तो बिल्कुल मना था। इन्होंने अपने घर के बाहर, जैसे फार्म हाउस होता है तो बागानबाड़ी उनको नाम रख रखा था उसका, बागानबाड़ी में पार्टियां होती थी। तो उसकी खबरें फैलने लगी कि वहाँ तो ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो एक दिन उनकी पत्नी अपनी एक बहू को लेकर पहुँच गई, तो उन्होंने देखा कि एक टेबल है, उस पर अंग्रेज़ औरतें बैठी हैं, उस पर द्वारकानाथ भी बैठे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि उनको अपने पति से अलग होना है। अब कहा गया कि आप अलग नहीं हो सकती। डिवोर्स का उस समय कोई तलाक का सिस्टम नहीं था भारतीय समाज में कोई, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि दोनों अलग रहेंगे। तो द्वारकानाथ टैगोर बहुत बड़े आदमी थे, हम जो कहानियां हैं सारा पैसा ठीक है, लेकिन वो अपने घर के सिर्फ बाहर वाले कमरे में रहते थे, बाकी घर से उनकी पत्नी ने उनको अलग कर दिया और अलग ही रहे, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दुखद है, दिसंबर का महीना था, उनके बड़े बेटे, उनके एक बेटे की डेथ हुई, बड़ा या छोटा मुझे नहीं याद एग्जैक्टली। तो दोनों को मिलना पड़ा, बात करना पड़ा, और उन्होंने उस बात करने के उसमें उनकी पत्नी ने 7 घड़े ठंडे पानी से नहा लिया, उससे उनको भी निमोनिया हो गया और वो भी चल बसी। तो ऐसा लगता है कि कहानियां जैसे लिखी गई हों, लेकिन ये सब हकीकत में हो रहा था उस समय पर। ये एक ही घर में 2 छोर हैं, जहाँ पर वो रिलीजियस हैं और वो दुनिया देखे हुए हैं। एक वो समय है जब समंदर पार करना भी अपराध है, आपको समाज से बाहर कर दिया जा रहा है। उस समय भी उनकी एक महिला है, वो विदेश जाती हैं, और इस बात पे आपको जानकर यकीन होगा कि पुरुष अगर आगे के दरवाजे से निकलता है तो स्त्री को पीछे के दरवाजे से निकलना ही पड़ता था। उस समय में वो स्त्री सारे बंधन किसी तरह जोड़ते तोड़ते मरोड़ते हुए यहाँ से लेकर लंदन तक की यात्रा की। तो ठाकुरबाड़ी सिर्फ एक जगह नहीं है, ठाकुरबाड़ी सिर्फ एक घर नहीं है, क्योंकि ठाकुरबाड़ी आज भी जो भारत में जो हम महिलाओं को जो आज का साड़ी का चलन देखते हैं, या जो बहुत सारे मिष्ठान हैं बंगाल में जो आज भी चलते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बताइए कि जो आज भी ठाकुरबाड़ी के कल्चर से शुरू हुई और आज तक हमारे बीच में प्रचलित हैं। आप लोगों में से मेयोनीज कितने लोग जानते हैं? बच्चों से खास तौर से मेरा सवाल है। मेयोनीज मोमोज के साथ उसके साथ मिलती है। हमने मेयोनीज कुछ साल पहले, हमने कुछ साल पहले देखा कि हमारे उसमें 1903 में इनके घर में मेयोनीज बना करती थी और लोग खाते थे, तो दालमोट और बिस्कुट और क्रैब के साथ में। मतलब, और वो हुआ कैसे भारतीय खाने पर, मतलब जैसे जो हमने शुरुआत में बात की कि किताब रविन्द्रनाथ टैगोर के पूरे परिवार का कितना प्रभाव है हमारी संस्कृति को तय करने में। तो रवि ठाकुर जहाँ जहाँ जाते थे, दुनिया के 40-45 देशों में यात्रा की, हर जगह से वो वहाँ के मेन्यू और वो सब कुछ कलेक्ट करते थे और वहाँ से चिट्ठी भेजते थे घर पे। एक सिस्टम बनाया गया था जहाँ पर वो उन पकवानों को तय करके बनाया जाता था, इम्प्रूव किया जाता था, नोट किया जाता। उसकी पूरी किताब अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ठाकुरबाड़ी रान्ना करके पूरा रेसिपी मिल जाएगी इंटरनेट पर खरीदने के लिए भी। तो उसमें मेयोनीज है, उसमें बिस्किट्स हैं जो उन्होंने दुनिया में कहीं और खाए, उन्होंने वहाँ से भेजा, और वहाँ तब से ये चल रहा है। धीरे धीरे साड़ी पहनने, जैसे पेटीकोट और ब्लाउज, दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। ये दोनों इसलिए आए कि जब मीटिंग्स में और पार्टीज में परिवार की औरतें जाने लगी
तो जो साड़ी पहनने का पुराना तरीका था वो नहीं काम कर रहा था, तो फिर उन्होंने हुआ कि इसको किस तरह से करें। फिर जैकेट, ब्रोच, अगर आप देखेंगे इन शब्दों का कोई अभी भी कोई हिंदी शब्द नहीं है हमारे पास, तो वो भारतीय उसमें, और उसका बड़ा विरोध हुआ। सबसे मज़ेदार चीज़ जो लगती है कि उसका बड़ा विरोध हुआ कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति में इस तरह से साड़ी नहीं पहनी जाती है। अब 100-150 साल बाद वही तरीका संस्कृति बन चुका है। तो अगर आप किताब लिखते समय जो मुझे खुद को जो समझ में आया कि हमारी संस्कृति क्या है क्या नहीं है, ये बहुत देखने का नज़रिया बहुत कुछ समय बाद बदलता रहता है। ये एक जो मेरे अंदर वो था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सभ्यता, परंपरा, संस्कृति जितना हम लोगों को अभी याद है, जितना पढ़ते हैं, उससे पीछे जाएंगे तो हो सकता है और कोई तरीका निकल आए। रविन्द्रनाथ जी के जीवन में हम लोगों ने जितनी भी तस्वीरें शायद देखी होंगी वो दाढ़ी के साथ देखी हैं। कोई बच्चा है जिसने उनकी बिना दाढ़ी के तस्वीर देखी है? तो आप बच्चा में थोड़े आते हैं। तो दाढ़ी से संबंधित, और रविन्द्रनाथ जी के बारे में जब भी हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ी बात हो रही होगी। तो एक बार का किस्सा है कि वो चीन गए अपने 2 मित्रों के साथ, और वहाँ पर उनको अंडे परोसे गए, और बहुत पुराने खासम खास अंडे थे। तो उन्होंने टेस्ट किया और उनको समझ नहीं आया, तो फिर उनके बाकी 2 मित्रों ने टेस्ट किया, उनको भी खाना पड़ा। अब उन दोनों का पेट खराब हो गया। तो फिर अपने कमरे में पहुँचे तो उन्होंने कहा, भाई रविंद्र तुम्हारा पेट कैसा है? तो बोला मेरा ठीक है। बोला कैसे? बोला कि ये दाढ़ी सिर्फ रखने के काम थोड़े आती है, हम अंडा यहाँ लगाए उसके बाद ऐसे करके निपटा दिए। तो आप इस व्यवहार को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति सदैव बूढ़ा नहीं था, वो भी जवान था, वो भी बच्चा था। उनके जवानी के कुछ प्रसंगों के विषय में बताइए अनिमेश जी। जवानी के प्रसंग से पहले मैं उसी में एक जोड़ता हूँ, उनके बुढ़ापे का। मतलब हम रविन्द्रनाथ टैगोर को जब इमेज सोचते हैं कि बहुत गंभीर रहते होंगे, उनके एक बुढ़ापे का किस्सा है। जवानी में उनकी शादी तय हुई किसी लड़की से, शादी नहीं हो पाई, और उस समय पर 7 लाख दहेज मिलने वाला था। तो उन्होंने लिखा है कि मिल जाता तो शांति निकेतन जल्दी खुल जाता। तो नहीं हुई शादी तय, उसके बाद तो अपना जीवन आगे बढ़ गया, और बुढ़ापे में उसी लड़की, उसी महिला की भतीजी से बात हुई, कुछ हुआ, किसी कार्यक्रम में मिलना हुआ, तो फोटो खींची। तो उस पर उन्होंने उसी समय पर एक टिप्पणी की वहीं पर कि कहाँ तो तुम्हारी बुआ के साथ फोटो खींचने का मौका होने वाला था, अब तुम्हारे साथ खींच रही। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जिस इमेज के साथ सोचते हैं कि इतना गंभीर व्यक्ति, वो वैसा नहीं, बहुत जिसको क्या कहेंगे, विटी जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है, बहुत हाजिर जवाब। और हालांकि शब्द तो उनकी ताकत थे ही, वो तो हम सब मानते हैं, बट वो हाजिर जवाबी भी बहुत ज़्यादा थी। जवानी की जो आप बात करें, दाढ़ी से बात शुरू हुई तो उनको अंग्रेजी सीखने के लिए बॉम्बे भेजा गया। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तुरखुर्द नाम था उनकी बेटी। तो जवान थे, 16-17 साल उम्र थी, तो प्रेम हुआ आत्माराम जी की बेटी अन्नपूर्णा में और इनमें। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली प्रेमिका कही जाती हैं वो, और दोनों की जाति अलग थी, दोनों की भाषा अलग थी। वो बड़ी थी अन्नपूर्णा रविन्द्रनाथ से उम्र में, तो इनके पिताजी ने रिश्ता नहीं होने दिया, मना कर दिया। उन्होंने एक शर्त रखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर से के साथ कि कभी दाढ़ी मत रखना, अन्नपूर्णा ने। और आखिर में बुढ़ापे में उन्होंने कहीं लिखा है अपने संस्मरणों में कि मैंने उसकी शर्त नहीं मानी, और जो बिना दाढ़ी वाला चेहरा है वो सिर्फ अन्नपूर्णा के लिए है। तो वो उनके जीवन में बहुत सारे इस तरह के प्रसंग आए। तो अगर अन्नपूर्णा वाला वो सोचें तो वो भी अपने आप में एक तरीका है कि उसने जो कहा वो उन्होंने नहीं माना, लेकिन हम सब उस तरह से इमेजिन नहीं कर सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। हमारे दिमाग में वो इमेज ही नहीं बनेगी जो अन्नपूर्णा के मन में बनती। इसी क्रम में उनके नाम के साथ कादम्बरी देवी जी, जो उनकी भाभी थी, जिनका बाद में सुसाइड नोट भी मिला, उनका भी नाम बहुत जोड़ा गया। उसके संबंध में आप क्या कहते हैं? जब मैं ये किताब लिख रहा था और इसको कई प्रकाशकों ने छापने से मना किया कि बिना पढ़े, तो उनका पहला यही होता था कि उनके परिवार का मतलब है कि कादम्बरी देवी और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी होगी, और
उनका सुसाइड नोट कभी नहीं मिला, वो एक काल्पनिक कहानी है। उस पर बहुत छोटे अक्षरों में शुरुआत में किताब में लिखा हुआ है कि ये एक काल्पनिक सुसाइड, और बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप उसको नहीं पढ़ते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की तरह। रविन्द्रनाथ टैगोर और कादम्बरी देवी के बीच में प्रेम था क्या? वो प्रेम एक पारिवारिक जो प्लेटोनिक लव होता है वैसा था या उससे कुछ ज़्यादा था? इसके बारे में एक ही जवाब है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सारे तथ्य, मैंने कई बार कोशिश की पढ़ने की, अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें की, आप कह नहीं सकते। उसका एक ही जवाब है, हो सकता है था, हो सकता है नहीं था। अब जिनको उसमें मसाला चाहिए होता है वो मान लेते हैं कि था, और जो उनको एक देवता बना के रखना चाहते हैं दोनों को, वो कहते हैं नहीं था। सच उन लोगों के साथ ही कहना चाहिए खत्म हो गया। लेकिन कादम्बरी देवी की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी थी और उनका कुछ संबंध हो सकता था। कादम्बरी देवी ने रविन्द्रनाथ टैगोर, वो उनकी पहली आलोचक थी, पहली एडिटर थी जिन्होंने उसको कविताओं को सुधारा, जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा जोर डाला कि तुम और अच्छा लिख सकते हो, तुम्हारा लेखन सिर्फ इतना नहीं है कि तुम स्थानीय पत्रिकाओं में छपो या कुछ, तुम उससे बेहतर लिख सकते हो। बहुत उनके ऊपर दबाव डाला, उनको बहुत आलोचना की, बहुत कुछ सिखाया। तो अगर आप सिर्फ उसमें मसाला ढूंढने जाएंगे तो शायद वो ये वाला जो पहलू है कादम्बरी के साथ वो अन्याय होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका सही जवाब यही है कि था या नहीं था, नहीं पता। और लोगों को इंसान की तरह देखना चाहिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। सही बात है, सही बात है। हर आदमी में होते हैं, जिसे भी देखना ध्यान से देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बशीर बट साहब का शेर है और इस किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। रविन्द्रनाथ जी की और बहुत सारे समय के जो चक्र होते हैं, जिसमें जैसे उस समय था कि छोटी लड़कियों से विवाह कर दिया जाता था, तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो रविन्द्रनाथ जी या उनका परिवार भी नहीं जीता है। इनकी शादी भी एक बहुत छोटी कन्या से हुई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, पर उसके बाद उनको उनके व्यक्तित्व से मिलाने के लिए, पहचान कराने के लिए उनके परिवार ने बहुत मेहनत की। उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ है, सबको पड़ोसी के घर में भगत सिंह चाहिए होता, जो हम लोग कहावत कहते हैं कि क्रांति सबको बाहर चाहिए होती है। तो ठाकुर परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। उन्होंने बाहर, जब जिस समय पर रविन्द्रनाथ टैगोर खुद वो कहानियाँ लिख रहे थे और बाल विवाह के खिलाफ पूरा परिवार, कई लोग प्रचार कर रहे थे, इनके यहाँ शादियाँ 10-11 साल, 9 साल इस तरह की उम्र की लड़कियों की इनके लड़कों से होती थी, और ये चलता रहा बहुत लंबे समय तक। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बेटियों की शादी भी बहुत कम उम्र में करवाई, और उसके पीछे उनके वही तर्क थे कि समाज का दबाव था, और वरना पिताजी दहेज उस समय व्यवस्था करके दे रहे थे, वो नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन एक आदमी की यात्रा होती है, तो इनके परिवार का एक जो तर्क, जो एक प्रगतिशीलता आई, जहाँ से शुरुआत हुई, चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, वो ये था कि जब वो लड़कियाँ आई पढ़ने के लिए तो उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। बाकी परिवारों में नहीं पढ़ाई होती, तो जब वो पढ़ने लगी तो फिर उन्होंने अपने निर्णय खुद शुरू किए। चीज़ें वैसे बदली, कोई चीज़ एकदम से नहीं बदलती। वो एक यात्रा, अगर आप उसको सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह वो यात्रा देखें तो देखें कि समाज बदला कैसे। तो कम उम्र में शादी हुई, पहले हुआ कि घूंघट डाल के स्कूल भेजेंगे, फिर हुआ पहले वो घर पे पढ़ाएंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, फिर हुआ कि घूंघट करके आप स्कूल जा सकती हैं, फिर वो घूंघट के बिना स्कूल जा सकती हैं, फिर नौकरी करने जा सकती। धीरे 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 करके चीज़ें बदली, और अंत में आते आते रविन्द्रनाथ टैगोर की अपनी जो बेटी थी, जो एक मात्र, जो लंबे समय तक जीवित रही, उनका भी डिवोर्स हुआ, और वो खुद गुरुदेव ने करवाया, और कहा कि मैंने जो गलती की थी शादी करवा के, उससे अच्छा उसको सांप काट लेता, मर जाती, वो ज़्यादा अच्छा रहता, उसको जो जीवन जीना पड़ा। तो वो आप एक पूरा ट्रांजिशन भी उनके कैरेक्टर में देखते हैं कि वो एक तरफ शादी कम उम्र में करवाते हैं, फिर उसके दुष्परिणाम देखते हैं। और एक चीज़ और जो दिखती है कि आप होंगे विश्व गुरु, आप होंगे नोबेल प्राप्त, पुरस्कार प्राप्त कवि, आपके दामाद के लिए, आपके लड़की, उसके लिए आप बेटी के बाप ही हैं, वो आपको वैसे ही ट्रीट करता है। तो वो भी एक पहलू है इस कहानी का। जी बिल्कुल। तो समाज से आप हर छोर पर नहीं लड़ सकते हैं, और उसके उदाहरण ये स्वयं है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय भी उसके भुक्तभोगी रहे।
टैगोर साहब का जो हम लोग सुनते हैं शांति निकेतन, अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए, और अगर गए हैं तो फिर से जाइए। इसको पढ़ने के बाद जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये उनका अकेले का सपना नहीं था, उनके पिताजी का सपना था। सही कह रहे हैं नमेश जी? हाँ, ये उनके पिताजी का ही सपना था। पर उसको शांति निकेतन कैसे बनाया उन्होंने, कहाँ से फंड लाए, कैसे शुरुआत की, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। शांति निकेतन महर्षि देवेंद्र नाथ जिनको कहा जाता है, उनका सपना था। और वो जो जगह है भुवनडांगा बोलपुर, वो डाकुओं की जगह थी। डाकुओं से आत्मसमर्पण करा के उन्होंने पट्टा लिया उस जगह का। वो स्कूल खोल पाते, इससे मतलब उस रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि वो स्कूल खोलना चाहते हैं, तो लोगों को लगा ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद कभी स्कूल नहीं गए। वो एक दिन कॉलेज गए, उसके बाद दोबारा कभी कॉलेज नहीं गए, तमाम स्कूल बदले, पढ़ाई छोड़ दी। सबको लगता था तो ऐसा लड़का कहता है स्कूल खोलना चाहते हैं, तो फिर वो लगता है कि क्या करेगा। तो वो जिस तरह से पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल खोला, वो शांति निकेतन। और उसकी फंडिंग के लिए जितना भी उनको पैसा दुनिया भर से मिला, जमींदारी से मिला, वो सब कुछ लगाया। पत्नी ने गहने बेच दिए। उसको स्थापित करना बहुत महंगा काम था। उन्होंने साइंस की, और शांति निकेतन मतलब ये नहीं है कि वो आर्ट्स की पढ़ाई के लिए वो शुरू करे, तो उन्होंने साइंस की पढ़ाई के लिए शुरू किया। अपने लड़के को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा ताकि वो वहाँ से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके आए। इंडिया में ट्रैक्टर का यूज़ करना शुरू किया उन्होंने खेती में। तो वो सारी चीज़ों में बहुत पैसा खर्च किया। दुनिया भर की यात्राओं से अपना तमाम सामान बेचकर, शादी में जो मिला था और जो संपत्तियां थी वो सब बेचकर उन्होंने शांति निकेतन को फंड किया, और उनकी पत्नी ने फंड किया। और इसमें दुखद पहलू ये है कि उस स्कूल के शुरू होने के कुछ ही समय बाद मृणालिनी देवी का निधन हो गया। तो जो स्थापित करने में जितना पैसा और सब कुछ लगा था, वो उसको देख नहीं पाई। वो एक बड़ा दुखद पहलू रहा उसका। पर इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि इनके पिता का सपना, और पिता भी उसको शांति निकेतन को बस वो जगह ले पाए थे, पर शांति निकेतन को शांति निकेतन बनते नहीं देख पाए थे। तो सपना आप देख सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन काल में वो अच्छा सपना पूरा हो जाए। रविन्द्रनाथ जी का स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान रहा है, पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के चलते बहुत सारी चीज़ें बच्चे भी भूल जाते हैं, बड़े भी भूल जाते हैं। तो उसमें आप रविन्द्रनाथ जी को कैसे देखते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा परिवार उसमें रहा। जैसे सरला देवी की बात की, तो स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी पहले एक दुकान बो बाज़ार में खुली कोलकाता में, जो स्वदेशी सामान ही बेचती थी। उसके बाद खादी को लेकर इन लोगों ने काम किया। अनुशीलन समिति की जो सबसे ज़्यादा फंडिंग, अनुशीलन समिति जिसमें खुदीराम बोस फांसी पे चढ़े, जो बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन था, उसका जो कोलकाता की जो पूरी फंडिंग थी वो टैगोर परिवार ने की और सरला देवी ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1905 का जो बंगाल का विभाजन का आंदोलन था, उसमें पुलिस ने उनको ब्लैकलिस्ट किया, वांटेड लिस्ट में डाला। उनको कुछ दिन गायब रहना पड़ा, जिस पहलू पे। और इसके पीछे कारण बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो बंगाल के विभाजन के बारे में हम जानते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का तरीका था। तो वो मस्जिदों में जाते थे और राखी बांधते थे लोगों को। रक्षाबंधन का उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद डाला गया, और वो वही समय था जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, वही समय था उनके एक बेटे की मृत्यु हुई, वही समय था उनके पिता की मृत्यु हुई। शांति निकेतन को स्थापित करने की अलग समस्याएं चल रही थी, उस बीच में वो चल रहा था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत सारा उन्होंने, पूरे परिवार ने काम किया। स्वामी विवेकानंद सरला देवी को अमेरिका लेकर जाना चाहते थे, दिखाने के लिए कि इस तरह की महिलाएं, और फिजिकल वो कि बंगाली एक समाज के लिए कहा था ना कि सिर्फ बुद्धिजीवी नहीं, आपको शारीरिक ताकत चाहिए। उसके लिए बहुत सारा, मतलब मेरे ख्याल से केबीसी में ये सवाल कुछ समय पूछा गया था, भारत में जूडो या निंजुत्सु कौन लेकर आया जापान से मास्टर्स को, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर लेकर आए थे, ताकि सिर्फ आप बुद्धि के लिए ना रहें, आपके अंदर फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो कई स्तर पर काम किया है। तो इस परिवार को, ठाकुर बाड़ी को, उस रेजिस्टेंस की भावना को आप आज कैसे देखते हैं? कैसे वो बच्चे जो अभी बोर हो गए हैं, उनको आप कैसे संदेश दे सकते हैं कि वो भी जाग सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इतने बड़े नेशन बिल्डिंग में?
देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ आज के समय में ये है कि जब हर कोई कह रहा है कि अब कोई पढ़ेगा नहीं, एआई आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, वर्चुअल उसमें जो भी मिल रहा है वो कंटेंट है, आपको नॉलेज नहीं मिलती है। आप किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक सब्जेक्ट पर आप 10 किताबें पढ़ लीजिए, पूरे मन से समझ लीजिए, और फिर आप देखेंगे इंटरनेट पर आपको जो भी जानकारी उस विषय के पर मिलती है, आपको उससे ज़्यादा पता होगा, सिर्फ 10 किताबें। ये बिल्कुल वैसा ही है जब तक हमारे जीवन में गाड़ियाँ नहीं आई थी, हम सब पैदल खूब चलते थे। गरीब आदमी पैदल चलता था, अमीर आदमी गाड़ी आ गई तो गाड़ी में चलता था। वही चीज़ आपके साथ ज्ञान के मामले में होने वाली है। एआई आ गया है, सब कुछ आ गया है। जो सच में जिसको बहुत इंटेलेक्चुअल बनना होगा, सफल होना होगा जीवन में, बहुत अमीर या अच्छी नौकरी चाहिए होगी, लोग किताबों से पढ़ेंगे, वो करेंगे। बाकी जिसको भीड़ का हिस्सा बनना होगा, वो इंटरनेट पे रील से, चैट जीपीटी, मतलब एक समय पर उतना ज्ञान था जितना किताबों में था, फिर उतना ज्ञान हुआ जितना गूगल पे मिलता था, अब उतना ज्ञान है जितना आपको चैट जीपीटी 4 लाइन में बता देता है। तो भीड़ का हिस्सा अगर आपको बनना है, आप वर्चुअल चीज़ों से उनका इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, उससे बहुत सारे काम आपके आसान होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ना शुरू करिए और किताबों से पढ़ना शुरू करिए। वो किताबें हो सकता है ऑडियो बुक के फॉर्मेट में हो, ई बुक किंडल पर हो, वो किताबें पेपर बैक हो, हार्ड बाउंड हो, लेकिन किताबों से पढ़िए। तो जैसा कि बताया गया है यहाँ पर अंतिम सत्र में कि किताबों से पढ़िए, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार, किताबों से पढ़िए जो विश्वसनीय स्रोतों से बनी हुई है। तथ्यात्मक किताब है ये नॉन फिक्शन किताब नहीं, ये फिक्शन किताब नहीं है कि पृथ्वीराज रासो पे पिक्चर बन जाए। वैसी पर इस पे पिक्चर बनाने के लिए मैंने सुझाव दिया है, तो बोल रहे हैं कि इसमें उतना मसाला नहीं है कि, पर बहुत बढ़िया किताब है। इसी में मेरा अंतिम सवाल होगा, उसके बाद हम बच्चों से सवाल लेंगे कि इस पुस्तक को बनाने में, इसको गढ़ने में, क्योंकि इसके लिए आपको तथ्य खोजना, किताबें खोजना बहुत मुश्किल रहा, तो उसके विषय में थोड़ा बताइए। ये किताब जिस समय लिखी गई वो शायद मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समय था। जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और मैं लगभग मतलब मैंने गिना था 106 या 7 दिन बिना किसी दूसरे इंसान से मिले हुए घर में बंद रहा। खाने का सामान था, दूध वूध मिल जाता था, पहुंचा जाता था, बस उतना ही इंटरेक्शन था। और नोएडा में मैं उस समय फंस गया था किसी वजह से, तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया। और फिर वही होता कि एक बार जब सिलसिला शुरू हो गया तो अगले 2 साल मैं कहीं नहीं गया, घर पे रहा और पढ़ता रहा। वर्क फ्रॉम होम नौकरी में था, तो लॉगिन किया, काम खत्म किया, और उसके बाद शाम को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, रात तक पढ़ता रहा, सो गया, फिर उठा, फिर पढ़ता रहा, यही दिनचर्या रही। तो ज़्यादातर जो समय था वो मिल गया इसके लिए। अगर वो समय, मतलब वही कहते हैं ना, ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो समय का सदुपयोग कर लिया। अगर उस समय में बहुत सारे शोज देख के और वो करके समय काट लिया होता किसी तरीके से, तो बाद में इतना ज़्यादा पढ़ने का समय शायद नहीं मिलता। हमने काट लिया तो हमारे पास किताब नहीं है, आपने लिख दी किताब, हमारा तो शोज में बीत गया। कोई बात नहीं अन्वेश जी। ऐसे इसी के साथ हमारी वार्तालाप अन्वेश जी से समाप्त होती है। आप में से किसी को अगर कुछ जानना हो उनके परिवार के बारे में या टैगोर जी के बारे में, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो। जैसे आजकल टैगोर जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जनगण लिखा है ब्रिटिश लोगों के लिए, जो उन्होंने स्कूल बनाया वो ब्रिटिश लोगों के लिए था। फिर वो हिंदुओं के हिंदू विरोधी, जैसे आपने कहा कि राखी बांधते थे वहाँ ये में जाके, तो क्या उनको इतना हक है कि वो इतने बड़े लेखक विश्व गुरु के ऊपर सवाल उठा सकते हैं? देखिए, हर कोई किसी पे सवाल उठा सकता है और ये होना ही चाहिए, लेकिन उस सवाल का सही जवाब क्या है, आपको ये जवाब पता होना चाहिए। अगर आपके मन में भी सवाल उठता है तो वो सवाल बिल्कुल उठाइए। जनगण मन जहाँ तक है उस पे बात कर सकते हैं कि पहली बात तो ये कि जनगण मन बहुत लंबा है, हम सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ ही उसके बंद ही पढ़ते हैं।
अगर आप पूरा जनगण मन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आगे चल के उसमें कृष्ण का जिक्र आता है, महाभारत का जिक्र आता है। हे चिर सारथी तो अवरत चक्रे युग युग धावित यात्री, दारुण विप्लव माजे तो अवशंख ध्वनि बाजे। तो महाभारत का रेफरेंस है, कृष्ण का रेफरेंस है, वो जॉर्ज पंचम का रेफरेंस नहीं हो सकता। उसके अलावा बहुत सारी जगह पर ये कोटेड है, डॉक्यूमेंट है कि वो जॉर्ज पंचम की स्तुति में नहीं लिखा गया था। जिस कार्यक्रम में जनगण मन पहली बार सुनाया गया, उस कार्यक्रम में एक और गीत सुनाया गया था किसी और का लिखा हुआ, जो जॉर्ज पंचम की स्तुति में था। बाद में जैसे फेक न्यूज़ की अभी अखबार में थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, दोनों तथ्य आपस में मिल गए, वो गीत गायब हो गया, ये जॉर्ज पंचम की स्तुति में हो गया। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे जितने भी बंगाल जिनका भी रूट रहा है, उनके अंदर से बंगाल नहीं निकलता है। वो दुनिया के किसी कोने में चल जाएं, उनको एक अपनी बात के समर्थन के लिए एक एग्जाम्पल बंगाल से कोट करना होता है। जहाँ बांग्ला भाषी मिलेगा वो बांग्ला में बात होगी, और अपनी संस्कृति को लेकर के एक बहुत श्रेष्ठता का बोध भी है। और मैं उस बात पे नहीं जाता हूँ, मतलब वो अच्छी बात है, सबको होनी चाहिए। मेरा ये प्रश्न है कि आप खुद उस समाज के हिस्से से आते हैं कि जिसमें आपको बांग्ला भद्रलोक का हिस्सा माना जा सकता है। टैगोर भी मोटा मोटी उसी हिस्से के थे। ऐसे में जब आप ठाकुरबाड़ी लिखते हैं और तमाम सारे ऐसे प्रसंग लिखते हैं जो टैगोर को एक मनुष्य के रूप में चित्रित करने का प्रयास है, और वहाँ कहीं भी टैगोर भक्ति उस किताब को पढ़ते समय नहीं दिखती है, तो उस समय इस तरह का भय था कि अपने लोगों के बीच में डांट डपट पड़ सकती है, थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि तुमने इस तरह का क्यों लिखा, या किसी तरह का कोई रिटेलिएशन या विद्रोह या विरोध जैसी चीज़ें आपको आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती हैं? ये डर था, और ये सिर्फ बंगाल की वजह से नहीं था, ये मुझे लगता है कि मुझे इतिहास पढ़ने वाले सब लोगों की तरफ से था, क्योंकि किताब की शैली वो नहीं है जो एक इतिहास की किताब की होती है। किताब बहुत आज की भाषा में लिखी गई है, उसमें आपको कई जगह मीम्स के रेफरेंस मिल जाएंगे, कई जगह सोशल मीडिया ट्रेंडिंग की चीज़ों के मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, जो श्रेष्ठता बोध को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं हर बात पे, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, ये मतलब ये बहुत मेरा निजी आकलन है कि जब आपको भविष्य पे शक होता है, आपको भविष्य को लेके बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आगे आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आप अपने अतीत से कुछ पकड़कर उसको लेकर बहुत श्रेष्ठता बोध वैसा रहते हैं कि इस पे कोई कुछ बोल ना दे, इस पे कोई बोलेगा तो मैं आहत हो जाऊंगा। बंगाल में भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, परिवार में भी हैं, तो ये डर था। लेकिन वही है कि डर है, लेकिन कहानी अगर है तो सुनानी तो पड़ेगी। हेलो, मेरा सवाल था कि 1893 में जब विवेकानंद के एक फेमस धर्म संसद में जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें पंडिता रमाबाई, जिन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा है, उन्होंने वहाँ पे जा कर के बहुत सारी महिलाओं के साथ में एक प्रोटेस्ट किया था कि ये जो महिलाओं की स्थिति, हिंदू महिलाओं की स्थिति जो यहाँ पे बता रहे हैं, इससे बहुत अलग है, बहुत बदतर है, और ये एक अच्छी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं जो किताबों तक या फिर जो आदर्श एक जो चरित्र है वो दिखा रहे हैं, लेकिन असल में रियलिटी में यथार्थ ये नहीं है। तो इसके खिलाफ में उनसे एक इंटरव्यू, शिकागो के ही रेडियो में एक इंटरव्यू लिया गया था, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से बताया था। लेकिन द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखने के बाद ही पहले ही वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी। दूसरी तरफ रविंद्रनाथ ठाकुर जो टॉइज़म से भी बहुत प्रभावित मालूम होते हैं, जो उनकी मैथिली बांग्ला मिला करके जो रचनाएं हैं उसमें बैलेंस को लेकर के और अर्धनारीश्वर जो आध्यात्मिक उनका ये मिलता है उनके इसमें, तो वो बहुत बैलेंस की बात करते हैं। लेकिन जब रमाबाई ने ये इंटरव्यू दिया, उसके बाद ने उन्होंने एक लेख लिखा था और उसमें लिखा था कि भारत की महिलाएं ईसाइयों से भी अधिक ईसाई होते जा रही है, वो अपने आदर्श भूल रही हैं, अपने सीमाओं को भूल रही हैं, और जो उनकी हद है, औरत ये चीज़ें नहीं कर सकती, औरत को यहाँ रहना चाहिए, वो लक्ष्मण रेखा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसको लेकर के रमाबाई को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मतलब बांग्ला में जो कुछ शाक्त परंपरा होने के कारण में कुछ एंटी पैट्रियार्कल जो गुण हैं वो चीज़ें सहज रूप से उनमें आ गई है, लेकिन
पैट्रियार्की तो थी ही, जैसा आपने बेटियों की शादी को भी लेकर के कहा, तो क्या आपने इस लेटर के बारे में उसमें मेंशन किया है या फिर? ये जो आप जिसकी बात करें कि वो ये औरतें ईसाइयों से भी ज़्यादा ईसाई हो गई, ये विवेकानंद का लिखा हुआ है। ये कोट विवेकानंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, लेकिन उनके विचार भी उस समय पर वही थे। एक पत्रिका में वो बकायदा उनके नाम से बांग्ला भाषा में लेख है, वो हो सकता है मैं साझा भी कर दूं, वो उनके नाम से ही लेख है, ये सेम कोटेशन भी है, लेकिन उन बहुत सारी मैं बातें वही कह रहा हूँ कि ये दोनों के विचार एक ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सबसे पहला जो पत्र है जो उन्होंने वहां से लिख के भेजा था अमेरिका से यहाँ पर मिसेस बुल को विवेकानंद ने, उसमें यही लिखा था, शुरुआत ही उसकी यहीं से होती है कि रमाबाई और उनकी सहेलियाँ ईसाइयों से भी ज़्यादा ईसाई हो गई हैं। लेकिन उस समय मतलब ये 1893 रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जहाँ पर वो अपने आसपास अपने परिवार उसकी महिलाओं को लेकर उदार होना शुरू होते हैं निजी जीवन में, ना कि कहानियों किस्सों में, वो 1905-6 के बाद शुरू होता है। और नोबेल मिलने के जब वो दुनिया घूमने निकलते हैं, सबसे पहला जो उनका जो बड़ा बदलाव आता है उनके व्यवहार में, जब वो नोबेल मिलने के बाद यूरोप को उस नज़र से देखते हैं कि यहाँ पर और हमारे यहाँ औरतों की स्थिति में क्या अंतर है। तो 1893 में दो पहले किसने लिखा मैटर नहीं करता, दोनों के विचार एक ही थे। तो वो था, और वही एक यात्रा है लोगों की, धीरे 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 धीरे। हर कोई बराबर लेवल पर शुरू नहीं करता है, और आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से सब कुछ पता हो। अगर आप सीखते रहेंगे, सुधरते रहेंगे, वही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो शुरुआत में सर ने बात कही कि इंसान को इंसान की तरह ही देखा जाए, ये कोशिश वही थी। प्रॉब्लम रविन्द्रनाथ टैगोर के इन विचारों से और बाद में जब प्रोग्रेसिव होने में नहीं थी, प्रॉब्लम ये है जिन्होंने उनको भगवान बना दिया कि वो शुरू से ऐसे ही थे, नहीं थे। बचपन से सिर्फ भगवान भगवान ही होते हैं, वो तो कृष्ण जी की लीला देख सकते हैं, पर आदमी तो बदलेगा। गांधी जी भी बदले, राजा राममोहन राय भी बदले, और सब बदलते हैं। अगर आप नहीं बदलते हैं तब आप पत्थर हैं, नहीं तो आप पानी हैं और पानी की तरह बहते हैं जाना है। और किसी का कोई प्रश्न? हिंदी में पॉपुलर हिस्ट्री की किताबें बहुत कम हैं। मेरे ख्याल में आपकी किताब पहली ऐसी किताब है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और मेरी उत्सुकता है कि आप इस तरह के किसी अगली पुस्तक पर काम कर रहे हैं या किस विषय पर काम कर रहे हैं? तो ये किताब 3 किताबें मैंने सोची थी लिखने के लिए, और जो भारतीय संस्कृति किस तरह से, हमारी संस्कृति जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, इतिहास किस तरह से विकसित हुआ उसको लेकर। तो पहला ये ठाकुरबाड़ी है। दूसरी किताब लिखी जा चुकी है, वो है भोजन, उसका नाम इतिहास की थाली है फिलहाल, कि हमारे संस्कृति को आकार देने में हमारे भोजन का क्या योगदान रहा। भारत का बंटवारा, युद्ध अलग अलग हुए, अकाल जो पड़े, क्रिस्टोफर कोलंबस भारत ना के अमेरिका चला गया, चाय कैसे हमारे समाज का हिस्सा बन गई, बहुत सारी चीज़ें, बिरयानी को लेकर जो एक पूरा एक पिछले कुछ समय में बिरयानी राष्ट्रीय भोजन किस तरह से बन गई, उन सारी चीज़ों को लेकर इतिहास के नज़रिए से, तो वो रहेगा। उसके बाद इसी श्रृंखला में एक और किताब। ठीक है, तो इसी के साथ सत्र समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अनिमेश जी, बहुत धन्यवाद छाप, वैभव जी का बहुत धन्यवाद, मीनाक्षी जी धन्यवाद।